हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना क्लास 10th के लिए जो आपका साइंस का जो केमिस्ट्री पार्ट हमने स्टार्ट किया उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उस पर आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। इंडेक्स में जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपकी फर्स्ट आप स्टडी करेंगे क्या व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। सेकंड आप पढ़ेंगे क्या व्हाट इज एन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आपने केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, आप कैसे आप केमिकल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपकी क्या होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने बैलेंस्ड अगर इक्वेशन देख ली, ठीक है, बैलेंस्ड है वो, लेकिन अगर आपके पास क्या दे देता है एग्जामिनर, आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे देते हैं, तो आपको उसको बैलेंस करना है। हाउ यू विल बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके लिए आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके लिए कुछ ना कुछ मेथड आप यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मेथड यूज करेंगे, उस मेथड को हम देखेंगे कैसे हम इक्वेशन को जो आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको आप बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपने केमिकल इक्वेशन को आपने बैलेंस भी कर लिया, बैलेंसिंग के बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशन को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। इक्वेशन के बारे में कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आप बताएंगे, जैसे कि आपकी क्या है, रिएक्टेंट कैसा है, ठीक है, प्रोडक्ट कैसा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आपकी फिजिकल स्टेट कैसे, सॉलिड लिक्विड या गैस स्टेट में आपका प्रेजेंट है। फिर आप क्या करेंगे, उसी को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ही आप क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे क्या हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, की आपकी रिएक्शन जो है वो कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो आप उसको किस तरीके से बताएंगे, उसको आप हीट चेंजेस के थ्रू आप बताएंगे कि आपकी रिएक्शन कैसी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका जो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है, इक्वेशन की क्या, इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर व्हिच द रिएक्शन टेक प्लेस, क्या आप मेंशन करोगे कि आपकी जो रिएक्शन किस कंडीशंस में, कितने टेम्परेचर पे, कितने आपके प्रेशर के ऊपर आपकी जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन वो प्रोसीड हुई है, मीन्स आपका रिएक्टर किस कंडीशन पे चेंज हुआ, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो आपकी स्लाइड है ये वाली, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। कहते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है दैट शोज हाउ केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोडक्ट। मीन्स केमिकल जो इक्वेशन है वो आपकी क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स ग्राफ की फॉर्म में आप क्या करते हो, केमिकल इक्वेशन को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, और उसमें क्या करते हैं, आपकी जो रिएक्टेंट है वो कैसे आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हो, उसको आप क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बता दिया जाए कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन का भी कंपोनेंट जैसे होते हैं, क्या रिएक्टेंट होता है केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है, एक आपका क्या था, प्रोडक्ट होता है, फिर आप क्या लगाते हो, रिएक्टेंट से जब आपका प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्जन होती है तो उसको आप किससे डिनोट करते हो, एरो से डिनोट करते हो, ठीक है। फर्दर आप क्या मेंशन करते हो, ब्रैकेट्स में स्मॉल ब्रैकेट्स आप यूज करते हो, रिएक्टेंट के भी साथ में और प्रोडक्ट के भी साथ में, उसमें क्या मेंशन करते हो आप, उसकी फिजिकल स्टेट मीन्स आपका जो रिएक्टेंट है किसमें, सॉलिड स्टेट में है, ये आपका जो रिएक्टेंट है लिक्विड स्टेट में है, या फिर आपका गैसेज स्टेट में, ये ऐसा आप दोनों केस में करोगे, किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में। और साथ में आप क्या मेंशन करते हैं, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट का मीनिंग होता है कि आपका जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है किसलिए यूज करते हैं कैटालिस्ट को, फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ताकि आपका जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन है वो क्या हो जाए, स्पीडली हो जाए, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज करते हो, कैटालिस्ट यूज करते हो। अब कहते हैं कैटालिस्ट को आप लिखते कहाँ पे, कहते हैं एरोज आर यूज टू शो द रिएक्शन ऑफ इस प्रोसीडिंग। एरो आप किसके लिए यूज करते हो, रिएक्शन प्रोसेस के लिए, क्या आपका रिएक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए आप एरो यूज करते हो। और कैटलिस्ट क्या होता है, अगर किसी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो उसको आप कहाँ लिखोगे, एरो के टॉप में लिखोगे। जैसे यहाँ पे ये आपको एरो दिखाया गया, इस एरो के ऊपर आप यहाँ पर क्या मेंशन करोगे, आप कैटलिस्ट को मेंशन करते हो अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो, ठीक है। जैसे आपने क्या दिया एग्जांपल लिया आपने यहाँ पे किसका, जैसे N2 गैस है आपकी, ठीक है, उसके बाद उसने रिएक्शन कराई किसके साथ, H2 हाइड्रोजन गैस के साथ, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपकी अमोनिया में, अमोनिया दैट इज NH3। इसमें आपका रिएक्टेंट क्या है, N2 है, और आपका जो रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट क्या है, H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस है। और आपने रिएक्ट करा के इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट किया, मीन्स आपका जो ये पूरा रिएक्टेंट है N2 प्लस में 3H2 आपका कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 2NH3 के अंदर, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पर क्या हो रही है, अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज है, यहाँ पे मैंने जो 3 मेंशन किया, अब ये 2 मेंशन किया, ये जो कोफिशिएंट्स आपकी होती है, ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते थे, कोफिशिएंट्स बोलते होगा रिएक्शन। और इन्हीं कोफिशिएंट्स को हमें क्या सीखना होता है, बैलेंस करना सीखेंगे हम, कि इन कोफिशिएंट्स को आप कैसे बैलेंस करते हैं, किसकी मेथड में सीखेंगे आप, अपना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब आ जाइए क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं कि क्या आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसमें रिएक्टेंट क्या होता है, आपका प्रोडक्ट क्या होता है, आपकी एरो क्या डिनोट करता है, और आपका जो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपके पास क्या है, कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आपको दी जाती है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई लो होगा, ठीक है, कोई ना कोई मेथड होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक लो आपका वहां पे फॉलो होता है, ठीक है। जो लो है आपका कौन सा होता है, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ये लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है अभी? ये आपका जो लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो दिया गया था मिकल एंड लोमोनसोव एंड एंटोनी लेवोजियर, जो हमारे साइंटिस्ट थे, हमारे जो एंटोनी लेवोजियर सर थे, उन्होंने ये लो दिया था। ठीक है। और कहता है कि इसके अंदर आपकी डेफिनेशन क्या बनती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर इसको आप समझते हो तो क्या कहता है? तो दिस लॉ इज यूज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करना चाहते हो तो इस लॉ के थ्रू आप इसको करोगे। इस लॉ को यूज करके आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे, जो कि आपकी क्या होगी? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अब कहते हैं कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन की? कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर destroyed। मैटर जो चीज है, जो मैटर आपने अभी तक पढ़ा है कि मैटर आपका क्या है, उसको अपना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट उसको क्या कर सकते हो आप? सिर्फ एक फॉर्म से आप दूसरी फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक और चीज आपको बताता है क्या, कि जो नंबर और जो टाइप ऑफ एटम मस्ट बी सेम फॉर द बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब आप किसी केमिकल इक्वेशन को जब आप बैलेंस करते हो, ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो आपकी रिएक्टेंट की साइड में, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो रिएक्टेंट, ठीक है, और जो आपके प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो आप कहाँ लिखते हो राइट हैंड साइड में, वो दोनों आपके क्या होने चाहिए? सेम हो जाने चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनेगी। अब कहते हैं कि लेवोजियर जो सर थे, अपने लेवोजियर सर ने इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे डिफाइन किया? कहता है एटम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम्स को आप किसी के ऑब्जेक्ट के क्या कर सकते हो? ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट कैन बी मूव्ड अराउंड। उनको क्या कर सकते हो? आप मूव कर सकते हो। एंड बी चेंज इनटू डिफरेंट पार्टिकल्स, और उनको आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स में। ये आपकी क्या होगी? डेफिनेशन हो गई। ठीक है, किसके बारे में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। अब अगर आपसे पूछ ले कि आपकी जो बैलेंस इक्वेशन होती है और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, सबसे पहले आप पढ़िए क्या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्योंकि आपको क्या करना, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको एग्जामिनर देता है, उसको आपको क्या करना होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले पढ़िए, कहता है कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्शन। वो कहता है कि जो आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, उसमें क्या आएगा? जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसके? रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, दोनों के, वो क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। मीन्स वो क्या होंगे? अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए। अब कहते हैं क्या, कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें जो सम ऑफ मासेस, किसका मास? ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपके रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी आपके कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, उसका जो सम है, उनके मासेस का जो सम है, वो इक्वल नहीं होता किसके? मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में जितने भी आपके एटम्स हैं उनके मास इक्वल नहीं होता। ठीक है। सेकंड पॉइंट वो कहता है कि क्या, जो आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो फॉलो नहीं करती किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्योंकि आपको पता है, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो करती तो वो क्या हो जाती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए क्या, कि आपको एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? H2 हाइड्रोजन गैस दी है, प्लस में ऑक्सीजन गैस दी O2। ठीक है, और आपको एरो लगाया, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट क्या बन रहा है? यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम? आपके दो एटम है। ऑक्सीजन के एटम देखिए यहाँ पे कितना मेंशन है, जो आपकी सब्सक्रिप्ट में जो नीचे मेंशन होता है उसको बोलते हैं क्या? नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, अब आपकी फॉर्मेशन किसकी? वाटर मोलिक्यूल की। वाटर में क्या, हाइड्रोजन के तो दो एटम हो गए। लेफ्ट में देखिए एरो के लेफ्ट साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम दो है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे दो। लेकिन यहाँ पर आपके राइट साइड में जो ऑक्सीजन एटम है वो सिर्फ एक है। इट मीन्स आपका जो मास है, कॉम्बिनेशन ऑफ मास या फिर सम ऑफ मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। सो दिस इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही आपको क्या करना है? बैलेंस करना। और बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ कोफिशिएंट लेंगे यहाँ पे, या तो वाटर मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, जिससे भी आपकी क्या होगी? नंबर ऑफ एटम्स आपके बैलेंस हो जाए। या फिर आप रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। अब आ जाइए, अगर आपसे पूछे कि आपकी क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अगर बैलेंस है केमिकल इक्वेशन तो आप उसमें क्या कहेंगे? कि आपके इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के दोनों साइड में, दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट की साइड में भी और प्रोडक्ट की साइड में। ठीक है, अब कहते हैं जो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसमें क्या होगा, क्योंकि वो फॉलो करेगी किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कि जो सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में जितने भी आपके जो सब्सटेंस है उसका क्या होगा?
सम, किसके मासेस का सम वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द मासेस ऑन द प्रोडक्ट साइड, मींस लेफ्ट साइड में जितने भी आपके एटम्स आपने यूज किए हैं उनके मासेस का सम इक्वल होगा किसके, एरो के राइट हैंड साइड में जो आपके प्रोडक्ट में प्रेजेंट आपके एटम्स है उनके मासेस का सम। ठीक है, ये आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, जैसे आप एग्जांपल समझिए यहाँ पे क्या आपको दिया है जिंक, ठीक है, जेडन जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो सिंबल में, आप जिंक को कैसे लिखते हो जेडन, तो इसमें आपको दिया सल्फ्यूरिक एसिड, और जैसे आप इसको कैसे लिखते हो H2SO4। ठीक है, अब आपने एरो लगा दिया, मीन्स आप क्या कर रहे हो, ये दोनों रिएक्टेंट हैं कि आपने क्या करा दी, रिएक्शन करा दी, और आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ZnSO4 में। ठीक है, तो प्लस में आपकी क्या ये निकल रही है यहाँ से हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कीजिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका जिंक जो है एक एटम में जिंक का, ठीक है, राइट साइड में चेक कीजिए, राइट साइड में भी आपका जिंक की कितने एटम है, एक ही एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट कीजिए, हाइड्रोजन H2 लिखा है, तो मीन्स आपके हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो, और राइट साइड में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो एटम्स है। अब देखिए सल्फेट आयंस आपके यहाँ पर कितने हैं, एक, SO4 आपका कितने एटम्स हैं, एक ही। ठीक है, यहाँ पे भी ZSO4 आपका एक है, मीन्स ये क्या है आपकी नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो, लेफ्ट हैंड साइड में एरो की जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो दिस इज कॉल्ड एन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको आप क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्या दे दिया भाई, सपोज करो आपको एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी गई है, आपको डिफरेंस पता चल गया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। क्या होती है आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में, एरो से लेफ्ट साइड में और एरो के राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं होते, उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप बोलते हो। लेकिन अब हमें क्या करना, उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, उसके लिए एक मेथड होता है। ठीक है, वो मेथड आप फॉलो करेंगे, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, और उसके ट्रायल और एरर मेथड से आप क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में जो आपका फर्स्ट स्टेप क्या आता है, क्योंकि आपके चार स्टेप दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेप आपका कहता है कि क्या काउंट कीजिए क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के हर एक साइड में, ईच साइड का मीन्स लेफ्ट साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी आप क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, दूसरा कहता है क्या, डिटरमाइन विच एटम नंबर्स आर नॉट बैलेंस्ड, वो नंबर डिटरमाइन कीजिए, मीन्स उस एटम को आप उठाइए जो आपका क्या है बैलेंस्ड नहीं है, जो क्या है अनबैलेंस्ड, सबसे पहले आप उसको उठाएंगे। जो बैलेंस्ड एटम्स होंगे उनको तो उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, ऑलरेडी क्या उनका नंबर ऑफ एटम्स क्या इक्वल रहेगा, लेकिन जो अनबैलेंस्ड है उसको आप यहाँ से पिक करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस वन एटम एट ए टाइम, एक टाइम में आप एक ही अनबैलेंस्ड एटम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यूजिंग क्या यूज करेंगे, कोफिशिएंट्स इन फ्रंट ऑफ वन और द मोर सब्सटेंसेस, एक से ज्यादा सब्सटेंस के आगे आप क्या यूज करेंगे, कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपका एक एटम बैलेंस हो जाता है तो फिर आप किस पे जाएंगे, सेकंड एटम पे जाएंगे, उसको देखेंगे अगर वो अनबैलेंस्ड है तो फिर चेक करेंगे क्या नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स, मींस नंबर ऑफ एटम जो आपकी है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि आपकी बैलेंस इक्वेशन जो है वो बन के स्टार्ट हो गई। ठीक है, बननी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से जो मैंने आपको इस वाली स्लाइड में जो आपको बताया बैलेंसिंग, इसमें से आई थिंक तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ से देखिए ये आपने एग्जाम्पल दिया गया आपको यहाँ पे, एक एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप में कहता है आपको एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, आपने आपकी केमिकल इक्वेशन लिख दी, अमोनिया प्लस में आपने क्या लिखा, ऑक्सीजन गैस, और आपने क्या बना दिया यहाँ पे NO प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने क्या देखा था कि आप किसको उठाएंगे, जो आपका अनबैलेंस्ड एटम होगा उसको उठाएंगे। देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका एक है, ठीक है, हाइड्रोजन आपके 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके यहाँ पे कितने, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 एटम है, मीन्स आपका नाइट्रोजन और जो आपका ऑक्सीजन हो तो बैलेंस हो गया। लेकिन आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने 2, यहाँ पे क्या है अनबैलेंस्ड, इसलिए सबसे पहले आप किसको बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को, क्योंकि आपने क्या मेंशन किया यहाँ पे कि डिटरमाइन द विच एटम नंबर आर नॉट बैलेंस्ड, जो आपके बैलेंस नहीं है आप सबसे पहले उसको उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने किसको उठा लिया, हाइड्रोजन को उठा लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या कहता है, डिटरमाइन इफ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, नो, डिटरमाइन कर लिया कि इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं है। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि इक्वेशन आपको जो गिवन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, अनबैलेंस्ड है, पता चल गया। सेकंड थर्ड स्टेप पे आइए, क्या कहता है, बैलेंस द कोफिशिएंट्स इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूला, आपको जो फॉर्मूला गिवन है, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे, जो आपकी अनबैलेंस्ड एटम है, क्या अनबैलेंस था, ये आपका हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के आगे आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम से, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में जितना कोफिशिएंट यहाँ पर मेंशन किया
उसको चेंज करने से जो राइट हैंड साइड में जो आपके एटम्स है उस पर क्या इफेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट्स को चेंज करने से, जैसे आपको 4 आपने मेंशन कर दिया, यहाँ पर आपने कोफिशिएंट लिख दिया 5। ठीक है, अब चेक कीजिए यहाँ पे 4 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, राइट साइड में देखिए 4 नाइट्रोजन एटम, बैलेंस हो गया नाइट्रोजन एटम। हाइड्रोजन पे आइए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका सबस्क्रिप्ट में जो नीचे लिखा हो ना 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो आपके हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे लेफ्ट साइड में, 12 हो गए। ठीक है, राइट साइड में देखिए हाइड्रोजन एटम आपके कितने हो गए, यहाँ पे 6 है, कोफिशिएंट आपने 6 मेंशन किया, तो 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो जाएंगे, 12 आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। इट मीन आपके क्या हो गए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब आ जाइए किस पे, ऑक्सीजन एटम पे। ऑक्सीजन एटम को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2, आपका कितना बन जाएगा, 10 क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो आपने नीचे भी क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मीन्स 5 इंटू 2 10 हो गई। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके जो ऑक्सीजन एटम यहाँ से काउंट कीजिए, 4 यहाँ से आपके ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। ठीक है, और 6 यहाँ से, 6 इंटू में, सॉरी 6 प्लस में 4 कितने हो जाएंगे आपके, 10 आपके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप नीचे कंक्लूजन देख लीजिए, स्टेप 4 में आपने क्या किया, 4 नाइट्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी आपके 4 नाइट्रोजन एटम्स आ गए। ठीक है, अभी बैलेंस हो गया है नाइट्रोजन एटम। हाइड्रोजन पे बात करेंगे तो हाइड्रोजन 12 है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी आपके 12 हाइड्रोजन है। अगर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो वो कितने हैं, 10 है, और अगर राइट साइड में भी ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो वो भी कितने आपके 10 ऑक्सीजन एटम है। इसलिए आप इस ओवरऑल 3 और 4 स्टेप्स में आप बोल सकते हैं कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन आपने उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, मीन्स आपकी जो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन आर इक्वल, और यू कैन से सेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब चलिए आगे। आगे आप क्या देखेंगे कि आपने क्या किया, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को आपने बैलेंस तो कर दिया। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या चीज होती है कि जब आप केमिकल इक्वेशन को आप देते हो तो उसमें कुछ चीजें होती है जिनको आप क्या करते हो, मेंशन करना आपको रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला आप क्या करते हो, बाय इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करोगे आप इसके अंदर केमिकल इक्वेशन में, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। आप सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट जो भी आपका बन रहा है, ठीक है, उसकी आप क्या करेंगे, स्टेट को मेंशन करेंगे कि आपका जो रिएक्टेंट आपने लिया वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, या फिर आपका गैसियस स्टेट में, या फिर एक्वस स्टेट में। ठीक है, तो आप उसकी स्टेट मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया कार्बन, कार्बन के ब्रैकेट में आपने क्या मेंशन किया, एस, एस स्टैंड फॉर सॉलिड्स। ठीक है, मीन्स आपका किस स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन सॉलिड स्टेट में। प्लस आपने क्या किया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपकी क्या होती है, गैस होती है, गैस के लिए आप शॉर्ट में सिंबल क्या यूज करेंगे, जी। ठीक है, मीन्स आपने बता दिया कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो किस स्टेट में लेके चल रहा है, आप यहाँ पे गैसेस स्टेट में लेके चलेंगे। उसके बाद आपने क्या लगाया कि एरो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रिएक्टेंट की रिएक्शन करा रहे हो, और आप किसकी तरफ जा रहे हो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर, CO2, मीन्स आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी फॉर्म होगी है। अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड में भी आप क्या करेंगे, इसकी स्टेट को मेंशन करोगे। आपने क्या किया, जो CO2 होती है आपकी कैसे होती है, गैसेस स्टेट में होती है, इसलिए आप क्या करते हो, मेंशन, जी आप मेंशन करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हीट लिखी गई है उसका कंसेप्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या करेंगे भाई, आप इन इक्वेशन को, आपकी जो केमिकल इक्वेशन है उसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल आप इसमें देख लीजिए, जैसे आपको दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, आपको किस में लिया, उसने एक्वस स्टेट में लिया। एक्वस का मीनिंग होता है कि HCl को आपने डिजोल्व किया, किसके अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व किया है। ठीक है, प्लस में आपने क्या लिया, जिंक। ठीक है, अब उसने क्या बनाया आपका, जिंक की रिएक्शन का, जिंक आपका किसमें प्रेजेंट है, ऐसे लिखा है, मीन्स आप समझ गए किसमें, सॉलिड स्टेट में। HCl उसने एक्वस लिखा, एक्वस मीन्स पानी के अंदर, उसने वाटर के अंदर उसको HCl को क्या किया, डिजोल्व कर रखा है। ठीक है, आपकी फॉर्मेशन किसकी है, जिंक क्लोराइड की, ZnCl2 की, जो आपका कैसा बन रहा है, एक्वस बन रहा है। प्लस में आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है, H2 के ब्रैकेट में आपका लगा दिया आपने, G लगा दिया। ठीक है, इस तरह से आप मेंशन कर देंगे क्या, स्टेट किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अब अजय कहते हैं कि सेकंड जो पॉइंट है आपका इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, वो क्या कहता है, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, कि आपकी जो रिएक्शन है उसके अंदर आपका हीट चेंज अगर आप दिखा देते हैं तो उससे पता लग जाता है कि आपकी रिएक्शन किस तरह की हो रही है। सबसे पहले आपकी रिएक्शन जो होती है, मेनली आप जो पढ़ते हैं 9th 10th क्लास में, क्या एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आप पढ़ते हैं। वैसे तो आपकी 4 टाइप्स ऑफ मोर रिएक्शंस यू कैन स्टडी, आप स्टडी करते हैं 10th क्लास में, ठीक है ना, लेकिन आपकी जो मेन क्या पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कहता है कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है ना उसको आप इंडिकेट कैसे करते हैं, आप इसको एग्जांपल से समझिए। क्या कि आपको क्या करना है, ये आपको एग्जांपल दिया होगा किसका, CH4 मीथेन लिया, मीथेन का आपकी ब्रैकेट में आपने क्या कर दिया, स्टेट मेंशन कर दी गैस स्टेट में। प्लस में आपने ऑक्सीजन O2 ले लिया, उसको कॉफिशिएंट में मेंशन कर दिया 2।
ठीक है, उसकी गैसेस स्टेट मेंशन कर दी, फिर CO2 की फॉर्मेशन प्लस में वाटर मॉलिक्यूल आपका इसमें निकल रहा है लिक्विड स्टेट में, प्लस में आपने क्या मेंशन किया 213 किलो कैलोरी। ये आपने क्या मेंशन किया भाई 213 किलो कैलोरी। इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो रिएक्शन है वो कैसी है, ये वाली जो रिएक्शन आपकी कैसी है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है एक्सोथर्मिक? क्योंकि जब आप क्या करते हो प्रोडक्ट साइड में किसी हीट के बारे में, हीट जो उसके अंदर से निकली रिलीज हुई है उसको आप क्या करते हो, मेंशन कर देते हो यहाँ से, हीट इज गिवन ऑफ बाय द रिएक्शन, मींस हीट आपकी क्या है रिएक्शन से निकल रही है, उसको आप यहाँ पर मेंशन करते हो कौन सी साइड में, प्रोडक्ट साइड में, तो आप उसको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने का, प्लस में आप हीट लिख देते, इसकी वैल्यू ना लिखने की बजाय यहाँ पर क्या लिखते, प्लस हीट लिख दे, या फिर आप प्लस में क्या लिखते, हीट एनर्जी लिखते हैं, उसका अमाउंट ना लिखने की बजाय। ठीक है, प्लस में आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, किस साइड में लिखेंगे आप, सिर्फ प्रोडक्ट साइड में, तो आप उसको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, ये आपका किस एग्जाम्पल था भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब आ जाइए आपकी सेकंड जो आपकी क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, आप उसमें क्या लिखेंगे, प्लस हीट लिखेंगे, प्लस हीट एनर्जी प्लस एनर्जी, या फिर आप क्या लिखेंगे, प्लस हीट, किस लेकिन किस साइड लिखेंगे आप, इस बार आप लिखेंगे कहाँ पर, रिएक्टेंट की साइड में। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या करते हो, रिएक्टेंट की साइड में हीट जो आपने दी है उस रिएक्शन को वो क्या कर लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में, तो आप समझ जाएंगे क्या कि आपकी रिएक्शन कैसी है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कहता है बिकॉज एनर्जी 45 किलो कैलोरी इज ए रिएक्टेड साइड। ठीक है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्शन, कि आपने इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए इतनी एनर्जी आपको इस रिएक्शन को देनी पड़ेगी, ताकि आपका जो नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीजन की जो रिएक्शन हुई है NO फॉर्मेशन जो की है वो रिएक्शन आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाए और प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाए। इस तरह की जो रिएक्शन होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे एक और चीज है जो आपकी किलो कैलोरी, मैंने यहाँ पर भी यूज किया टर्म और यहाँ पर भी किलो कैलोरी यूज की, ये आपकी एनर्जी की यूनिट्स होती है। ठीक है, किलो कैलोरी। हाँ जी, नेक्स्ट आप आ जाइए, आपकी जो थर्ड पॉइंट क्या है, कहते हैं अगर इक्वेशन जो आपकी केमिकल इक्वेशन है उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना तो आप इसे क्या करेंगे, कंडीशंस मेंशन कीजिए। कंडीशंस में यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मेंशन किया गया, एटमॉस्फेयर में क्या लेते हो आप, प्रेशर लेते हो। ठीक है, पास्कल में भी ले सकते हैं प्रेशर, एटमॉस्फेयर में भी लेते हैं, ATM जिसको आप बोलते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो भी आप इक्वेशन लेते हो केमिकल इक्वेशन, उसमें आप क्या करते हो कि जो यहाँ पर आप क्या करते हो, कुछ कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हो, अगर आपने रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज किया तो उसको भी इस एरो के ऊपर ही मेंशन करते हो आप। ठीक है, और साथ में क्या कर दिया आपने, प्रेशर मेंशन कर दिया। अगर इस इक्वेशन में कोई टेम्परेचर भी आपने इंक्रीज या डिक्रीज किया तो उसकी अमाउंट की क्वांटिटी भी आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, Fe2O3 यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, N2 प्लस में H2 आपकी कन्वर्जन हो रही है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रेशर मेंशन किया कितना, 200 ATM। ठीक है, और यहाँ पर आपने प्रेशर कितना मेजर किया है, कितना आपने दिया इक्वेशन को, 340 ATM। तो मतलब यहाँ पर क्या करते हो आप, इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसकी टेम्परेचर, उसके अंदर प्रेशर कितना आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप उसकी स्टेट मेंशन करोगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट, और अगर कोई कैटलिस्ट आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करते हो। इस तरह से आप अपनी जो केमिकल इक्वेशन है उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। ठीक है, मीन्स इजिली अंडरस्टैंडेबल, जिसको आप क्या कर सकते हो, आराम से समझ सकते हैं कि आपकी केमिकल इक्वेशन जो कि इसके अंदर चेंज हुई है और आपने क्या क्या चीजें उस केमिकल इक्वेशन के अंदर की। यहाँ तक आपकी जो है ये केमिकल इक्वेशंस के बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे जो आपका चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का जो चैप्टर है, इसमें हम आगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।